हम्म, टेस्ट वेस्ट हो जाए एक दिन वहाँ। क्या पढ़े थे हम लोग? यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि भगत सिंह सुखदेव और वटुकेश्वर दत्त को क्या किया गया था? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था, है ना? ये हम लोग कल पढ़े थे। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए ये शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आजाद, देखिए चंद्रशेखर आजाद इस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी, वो लास्ट में उनके पास मात्र एक ही गोली था। ये सोचे कि अंग्रेजों की गोलियों से मरने से अच्छा है कि हम अपने ही गोलियों से मर जाएं, है ना? एक गोली था और ये कहे थे कि चंद्रशेखर आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। और इन्होंने क्या किए थे? अपने ही एक गोली बचा हुआ था, उसी गोली से क्या किए थे? अपने आप को मार लिए थे। फिर भी इनके पास कोई डर नहीं आ रहा था। डर से लोग नहीं आ रहे थे ना कि हो सकता है कि जिंदा होगा तो उसके बाद हमको क्या करेगा? मार देगा। ऐसा अंग्रेजों का डर था, है ना? गोलियों से पूरा भून दिया गया था इनको, गोलियों से क्या पूरा घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक लड़े थे चंद्रशेखर आजाद जी, है ना? है ना? ये भगत सिंह को आप देखे होंगे, हमारे वॉलपेपर में भी लगे हुए हैं, डीपी में भी, ऐसा में कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, है ना? क्या हम लोग पढ़े थे? ये चीज पढ़ लिए ना? चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है इसके बाद? कौन सा दिखाइए? साइमन कमीशन, इधर ही है। चलिए, साइमन कमीशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, साइमन कमीशन 1927 ईस्वी, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन नवंबर 1927 से ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन की स्थापना की थी, जिसका कार्य था भारत सरकार के अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की समीक्षा करे और इसकी संभावित सुधारों के संबंध में सुझाव देना था। इस कमीशन के नेतृत्व में सर जॉन साइमर कर रहे थे। अब ध्यान समझिए, अंग्रेजों के द्वारा एक कमीशन, एक कमिटी बैठाया गया था, बनाया गया था, जिसका नाम था, क्या था? साइमन कमीशन। अंग्रेजों के जो 1919 में जो अधिनियम आया था उसको सुझाव देने के लिए, उसको सुधारने के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हो गया था। स्टैब्लिश कब हुआ? 1927 में हो गया। लेकिन ये भारत में, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका जो हेड था ना, सर जॉन था, सर जॉन साइमन था, ये हेड था। इसीलिए इस कमेटी का भी नाम क्या पड़ गया? साइमन कमीशन पड़ गया। 1919 में जो एक्ट आया था ना, उसको, उस एक्ट को सुधारने के लिए, उस कानून को, उस अधिनियम को सुधारने के लिए एक अंग्रेजों द्वारा कमेटी बनाया गया था, जिसका नाम था साइमन कमीशन। इसकी स्थापना कब किया गया? 1927 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? कि इसमें सुझाव देंगे, इसमें जो भी चीज इसको सुधार होगा सुधार करने का काम करेंगे। जिसका नेतृत्व हेड कौन था? सर जॉन साइमन कर रहा था, है ना? ये भारत में कब आया था? भारत में 1928 में आया था। ठीक है, भारत में कब आया था? 1928 में। इस कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन कर रहे थे। भारतीय इस कमीशन से अत्यंत क्रोधित थे। इस भारतीय जो लोग थे ना, इस कमीशन से खुश नहीं थे, क्रोधित थे, बहुत ज्यादा गुस्सा में थे। कांग्रेस ने इसके बहिष्कार का निर्णय किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं सम्मिलित। अब भारत के लिए कोई आप नियम ला रहे हैं, उसमें भारतीय नहीं रहेंगे तो भारत के लोग चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। बैठेंगे जी? नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के यहाँ कोई चीज बना, मान लीजिए, और हमारे घर का सदस्य कोई खाया ही नहीं, कोई और आके खा गया, तो थोड़ा सा खराब तो लगेगा ही। खैर, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आप कोई कमिटी बैठा,
कोई कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में आपके लोग एक भी नहीं है, सब दूसरा दूसरा है, तो उस कमेटी पे आप विश्वास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कोई संगठन ही बना रहा है तो संगठन विश्वास कीजिएगा? नहीं। इसलिए भारतीय लोग क्या थे? क्रोधित थे, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसलिए भारतीय क्या थे? बहुत ज्यादा गुस्सा में थे, है ना, बहुत ज्यादा क्या थे? गुस्सा में थे। और इसका बहिष्कार करने के लिए क्या किए? मन बना लिए कि इसका बहिष्कार कर देना है। साथ ही यह स्वराज्य उनकी मांग से संबंध में कोई आवश्यक आश्वासन नहीं देता था। आजादी की यानी कि स्वराज जो था, इस मांग का कोई सुनने वाला नहीं था, आजादी की बात कोई सुनने वाला नहीं था। 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया कि संपूर्ण भारत हमारा होगा। इस स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया कांग्रेस ने। मद्रास कौन था? मद्रास अधिवेशन में, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन में। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका स्वागत काले झंडे और साइमन गो बैक के नारों से कर दिया गया। संपूर्ण देश में इसके विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया था। देखिए, इसकी स्थापना जो हुआ ना, एस्टैब्लिश जो हुआ 1927 में हुआ, लेकिन भारत कब आया था? 1928 में आया था। और इसका नाम साइमन कमीशन क्यों दिया गया? क्योंकि इसका हेड का नाम सर जॉन साइमन था, इसलिए। और ये भारत में क्यों आना चाहता था? 1919 में जो यानी 1919 अधिनियम था, उसमें सुधार करना, उसके सुझाव देना था, लेकिन इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं थे। इस कारण से कांग्रेस और भारतीय ने क्या किया? इसका विरोध कर दिए और काले झंडा दिखाते हुए इन्होंने क्या कर दिए थे? साइमन गो बैक का नारा दे दिए, है ना। भारतीय जो थे ना, वो साइमन गो बैक का नारा दे दिए। ये कहें कि तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं है ना। साइमन गो बैक का नारा दे दिया गया था। देखिए, हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये, देखिए यहां दिख रहा होगा साइमन गो बैक लिखा हुआ है। साइमन गो बैक आपको दिख रहा है? ये काले झंडे से, देखिए जितना भी है काले झंडे से इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। अब आपको दिख रहा होगा, जितने भी हाथ में दिख रहे हैं काले झंडे दिख रहे हैं, है ना। और ये क्या है? साइमन गो बैक, यानी कि यहां से तुम चले जाओ। इसी विरोध में तो लाला लाजपत राय जी को सर पे चोट लग गया था विरोध में। ये देखिए लाला लाजपत राय जी, है ना, इनको चोट लग गया था। अंग्रेज जब लाठी चार्ज का आदेश दे दिया तो क्या हुआ? ये लाठी चार्ज में इनके सर फट गया था और 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गया था। किसका? लाला लाजपत राय का। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको आप बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ थे? तो हम लोग थे साइमन कमीशन पढ़े, है ना, साइमन कमीशन पढ़े। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? साइमन कमीशन के बाद, है ना, नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है। नेहरू रिपोर्ट इधर कौन सा राज्य? ओ, यहां नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आया था जी? 1928 में। कब आया था? 1928 इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना हुई थी। इस समिति के सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट भारत के अधिराज्य को देने की घोषणा की थी। मोतीलाल नेहरू जानते हैं ये कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का क्या नाम था? इनकी बेटी का नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी, है ना। नेहरू रिपोर्ट की कब आया था? मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको लाया गया था, 1928 में लाया गया था। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि इसमें यह कहा गया कि भारत को स्वराज अधिकार होगा, लेकिन देश में ब्रिटिश उपनिवेश भी बना रहेगा। नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया ना कि 1928 में आया था, ये 1928 में आया था, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में आया था। और इसमें यह कहा गया ना कि भारत का स्वराज बना रहेगा, लेकिन इसमें ब्रिटेन भी शासन करेंगे, उपनिवेश भी रहेगा। हालांकि यह सुझाव कांग्रेस
के अपने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के एक कदम पीछे हटने का समान था, है ना। इसमें तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना आपका, है कि नहीं। ये तो आपका बिल्कुल सरासर गलत हो गया। अरे क्या छोटू, चलिए हम लोग यहाँ थे ना, तो ये तो गलत हो गया ना। ये मोतीलाल नेहरू जी के जो रिपोर्ट था, इसमें कहा गया कि भारत का स्वराज भी बना रहेगा और अंग्रेजों का भी क्या रहेगा, इसमें शासन व्यवस्था रहेगा। जो क्या था, ये गलत था। ये कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से पीछे हटने की बात कह दिया गया। फिर भी कांग्रेस असंवित थी कि ब्रिटिश सरकार इस सुझाव को मान ले, फिर भी जानता थी तो ये प्रस्ताव रखा गया कि हो सकता है कि इसको मान ले ब्रिटिश। हालांकि गांधी जी ने यह चेतावनी दे दी थी कि यदि 1 वर्ष के भीतर सरकार देश को अधिराज्य स्तर प्रदान नहीं करती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। 1 वर्ष में गांधी जी का नाम था, कहे थे अंग्रेजों को कि अगर 1 वर्ष में अधिराज्य स्तर प्रदान नहीं किया जाए, अगर इसको नहीं, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर हम लोग को हिस्सा यानी हम लोग का जो अधिकार है उसे अगर नहीं प्राप्त होता है तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। कौन सा क्या करेंगे, अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की अगर बात किया जाए, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव रखा गया था। और स्वराज की प्रस्ताव किसके समय रखा गया, बोलिए बोलिए। स्वराज प्रस्ताव जो था, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी के समय रखा गया था। और जबकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किसके समय रखा गया, जवाहरलाल नेहरू जी के 1929 में, है ना। 1929 में इसको रखा गया लाहौर अधिवेशन में। इसी समय यह घोषणा कर दिया गया कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से क्या करेंगे, अपना तिरंगा फहराएंगे, अपना तिरंगा फहराएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, पूर्ण स्वराज की बात किया जाए तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में उन्होंने सभी कांग्रेसियों के विधायी परिषद को त्याग देने की बात कहा, है ना। चुनाव में भाग लेने के लिए नहीं कर, बोले कि जो भी अंग्रेजों का चुनाव होगा उसमें भाग नहीं लेना है, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहना है, और हम लोग 26 जनवरी 1930 से तिरंगा अपना फहराएंगे और इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम लोग घोषित कर दिए गए। इसीलिए आप देखिए, थोड़ा सा इसको हम बताते हैं हम आपको, और थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत ने कब से तिरंगा फहराने यानी पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता की बीज को बो दिया, कब से कह दिए कि हम लोग आजाद हो जाएंगे, 26 जनवरी 1930 से। यानी हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब से मना रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को। कब से मना रहे, 26 जनवरी 1930 को। स्वतंत्रता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंड मतलब स्वतंत्र हो गए, कब से, 26 जनवरी 1930 को। लेकिन क्या हम लोग आजाद हुए थे, नहीं। लेकिन मना कब से रहे हैं, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तिरंगा फहरा दिए थे, है ना। उस समय से हम लोग मना रहे। लेकिन भारत आजाद हुआ नहीं। भारत आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। यानी हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब से मनाएंगे, 15 अगस्त से।
लेकिन मना कब से रहे हैं? तो बताइए, एक साल में 2 दिवस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? मनाया जाएगा? एक साल में किसी व्यक्ति का 2 बर्थडे मनेगा? कैसे जन्म लेगा जी? आधा आधा नहीं ना। तो यहां भी ये है कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। भले ही आजाद नहीं हुआ था भारत, लेकिन भारत को माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। तब इस डेट को बचाना है ना, 26 जनवरी को। सबसे पहले कौन आया? 26 जनवरी। लेकिन फिर हम लोग आजाद कब हुए? 15 अगस्त को। इसीलिए हमारा जो भारत का संविधान था ना, वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन हम लोग लागू किए थे। लागू कब किए? 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किए? इसलिए क्योंकि ये डेट को बचाना था। इस डेट को बचाना था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान ना लागू करके लागू कब किए? 26 जनवरी 1950 को लागू किए। डेट बच गया? डेट बच गया ना जी। अब 15 अगस्त आप स्वतंत्रता दिवस मना दीजिए। देखें, इस प्रकार से ऐसे बात कहा गया। इसको याद रखिएगा आप। याद रहेगा? याद रहेगा? ऐसे में कि नहीं, सरकार ने भारत को अधिराज्य स्तर देने के अपने वादे से पूरा नहीं किया। सरकार बोला था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, आपको अधिराज्य कर देंगे, लेकिन ऐसा हो पाया? अरे आजाद हुआ? नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का निर्णय ले लिया। अब हम लोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, है ना। अब हम लोग आंदोलन क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तब कौन सा आंदोलन हम लोग कब पढ़ना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिख रहा आपको? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से कब तक चला था? 1934 तक चला था, है ना। यह आंदोलन 1930 ईस्वी के ऐतिहासिक डांडी के साथ आरंभ हुआ था, है ना। डांडी से स्टार्ट हुआ था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? पहले डांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। 12 मार्च 1930 को डांडी साबरमती आश्रम से निकले थे। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? बताओ। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी चलाए थे। और साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 में। इसी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को गांधी जी क्या हुए? ये डांडी यात्रा करना स्टार्ट कर आरंभ किए और पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए और एक मुट्ठी नमक बनाकर कानून को क्या किए? तोड़ दिए। इसमें कितने लोग शामिल थे? 78 लोग। तो चलिए हम पढ़ते हैं। गांधी जी सदा ही कुछ नया करने में विश्वास करते थे। इस प्रकार वह अपने कार्य में सरकार को भी चौंका देने की क्षमता रखते थे। इस बार उन्होंने नमक कानून को तोड़ने का निश्चय लिया। इस कानून के अनुसार सरकार का नमक उत्पादन व बिक्री पर एकाधिकार था। लोग नमक खरीदने के लिए भी सरकार पर निर्भर थे। इस विषय ने सभी भारतीयों को झकझोर दिया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चले और 385 किलोमीटर दूरी तय किए और पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव डांडी गांव पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद इसी तरह यात्रा को पूरा किए। लगभग 24 दिन लगा था, लेकिन आपकी किताब में 25 दिन दिया है। और पहुंचे कब? 26 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर एक मुट्ठी प्राकृतिक नमक बनाए और कानून को क्या कर दिए? तोड़ दिए। इसे उबाला और नमक कानून तोड़ दिया।
ऐसा करने उन्हें सीधे अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे दी। टैक्स लगता था गांधी जी थी नमक पे, अंग्रेज बहुत ज्यादा टैक्स लेता था नमक पे, नमक पर टैक्स नहीं लगता है। नमक पर टैक्स लगता था, कर लगता था, लगान लगता था, और उत्पादन करने का सिर्फ किसके पास था हक? सिर्फ अंग्रेजों के पास था, एक अधिकार था उसके पास। भारतीय इसका उत्पादन नहीं कर सकते थे। यानी नमक के लिए हमारे देश और यहीं के लोग और हम लोग ही नमक के लिए तरसते थे। इसीलिए गांधी जी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम से निकले और 385 किलोमीटर की यात्रा किए और लगभग 24 दिन तक यह यात्रा किए और पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और नमक पानी लिए, पानी को उबाले, भाप बना के निकाल दिए और जो नमक बन गया वो नमक को बना दिए। इस प्रकार से क्या किए गांधी जी? नमक कानून को तोड़ दिए। समझ में आया? डांडी पहले आता भी था, डांडी नमक भी आता था, आप नहीं जान, बहुत आप लोग छोटे होंगे, है ना। तो ये गांधी जी को हमेशा विश्वास था ना नए काम करने में। ये देखिए गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ ये जा रहे हैं। कितने लोग थे इसमें शामिल? प्लस गांधी जी को नहीं लीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? लेकिन कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी निकल पड़े साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। दांडी क्या है? एक गांव है। दांडी क्या है? कब स्टार्ट किए थे? 12 मार्च 1930 को। कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंचे। समझ में आया? कहला गए थे गांधी जी? नमक बनाने के लिए गए थे, नमक कानून को तोड़ने के लिए गए थे। ऐसा में कि नहीं? समझे? चलिए आगे देखिए, कुछ उपयोगी तथ्य यहां देखिए, है ना, कुछ नोट्स पॉइंट है। गांधी जी के दांडी मार्च के साथ ही नमक विरोध एक प्रतीक बन गया, है ना। नमक पता है बिहार में भी बना था। बिहार समुद्री इलाका में नमक बन सकता है जी, लेकिन बिहारों में नमक कानून को तोड़ा गया था। बिहार में नमकीन बालू से बनाया गया था, नमकीन बालू, उसको नमक कानून को तोड़ा गया था। तो एक प्रतीक बन गया, सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में नमक कानून तोड़ने लगे थे। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने ऐसे ही यात्रा कर तिरुचिरापल्ली पहुंच से बेदरायन तक पहुंचे और वहां भी नमक बनाकर कानून को तोड़ दिए। गुजरात में सरोजनी नायडू ने भी नमक के डिपो के सामने विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। नमक के डिपो, जहां नमक ज्यादा वहां रखा जाता है उस वाले क्षेत्र को। ऐसा में कि नहीं? अब हम लोग को पढ़ना है कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है? दिख तो रहा है सविनय। शीघ्र ही प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजी कानून की धज्जियां उड़ाने जाने लगे। यानी अंग्रेज का जो कानून था ना, उस कानून को क्या करने लगे? उसकी धज्जियां यानी तोड़ने का काम हम लोग करने लगे। भारतीय, यही था ना जी। और ऊपर ये है ना, उस कानून को, जो भी कानून बनाया था अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए, उसको तोड़ने लगे हम लोग। विदेशी कपड़ों और सामानों को बेचने वाली दुकानों के सामने धरने दिए जाने लगे। जो भी दुकान था ना, दुकान भारत में जो भी दुकान था विदेशी सामान को बेचता था, वहां पे जाकर धरना देने लगे। धरना मतलब वहां से सामान मत लीजिए, विदेशी सामान है, भारतीय सामान को खरीदिए। अब भारतीय सामान जब खरीदने लगेंगे सभी लोग, तो विदेशी सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो घाटा किसको होगा? भारत को कि अंग्रेज को? अंग्रेज को घाटा होगा। विदेशी सामान को बोला बेचने से मना कर दिया गया। कपड़े जो थे उसको भी मना कर दिया गया। सरकारी स्कूल जो थे उसमें बच्चे नहीं जाते थे। अंग्रेजों द्वारा जो बना स्कूल था उसमें बच्चे नहीं पढ़ते थे। जाता था बच्चा लोग आकर बैठा और जैसे टीचर एंट्री किया बस बच्चा उठ के चला गया। ये विरोध प्रदर्शन हो गया। विदेशी सामान, कोई दुकान है और उसे विदेशी सामान बिक रहा है, कोई खरीदने गया तो उसको मना कर दिए, खराब है, ऐसे है, वैसे पूरा बोल के छोड़ दिया, हटा दिया। बोला कि इससे अच्छा आपको दूसरा मिल जाएगा, दूसरा सामान। तो विरोध हो गया, है ना। शैक्षणिक संस्थान, कार्यालय और कानूनी न्यायालयों का भी बहिष्कार किया जाने लगा।
किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। जो टैक्स लगता था ना, जो फार्मर के ऊपर, उनके जमीन के ऊपर जो टैक्स लगता था, उसको मना कर दिया कि नहीं देंगे हम टैक्स। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान व स्वयं सेवक ने अपने समूहों में भूमि कर देना बंद कर दिए। यह अनुयायी स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहते थे। ठीक है, अपने आप को क्या कहते थे? खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार कहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान का और जो स्वयं सेवक नागरिक थे वो भी भूमि कर देना बंद कर दिए। अपने आप को क्या कहते हैं? खुदाई खिदमतगार। 1931 में ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दो प्रस्ताव अपनाए गए। पहला था कि लोगों की मौलिक अधिकार और दूसरा एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम जिसमें आर्थिक नियोजन, भूमि सुधार, प्राथमिक शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दे को रखा गया। 1931 की बात किया जाए, इसी समय ना हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? 1931 में हुआ था। 1931 में जब सुझाव दिया गया था, 1931 में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था उसमें दो प्रस्ताव रखा गया। पहला प्रस्ताव था कि लोगों को मौलिक अधिकार दिया जाए, फंडामेंटल राइट्स दिया जाए उनका, और दूसरा जो था राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम चलाया जाए, जैसे भूमि सुधार, प्राथमिक शिक्षा और आर्थिक विकास जैसे मुद्दे को शामिल किया गया। ये किस में? 1931 के कराची अधिवेशन में। मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं, फंडामेंटल राइट्स। हम लोग को पढ़ने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण के अधिकार, एक जगह से दूसरी जगह घूमने का अधिकार, ये सब क्या फंडामेंटल राइट्स में आता है। आप कहीं भी जाइए, कोई नहीं आपको बोलता है, कोई आपको बोलता है कि आप इस राज्य में नहीं आ सकते, उस राज्य में जाइए, ऐसा है नहीं। कहीं भी आप जा सकते, सरकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मीडिया वाला देखते हैं हमेशा पूछते रहता। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी जो एजुकेशन था, उन चीजों को आपको क्या किया जाए? उन चीजों को लाया जाए। इस सब बातें को कहा गया। गोलमेज सम्मेलन की बात किया जाए, गोलमेज सम्मेलन समझते हैं? गोलमेज मतलब टेबल, टेबल। तो गोलमेज सम्मेलन, ये देखिए यहाँ एगो बैठा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ, यही गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन, कोई गोल सा टेबल है, उसके आसपास सब बैठा हुआ है, और उसी सम्मेलन को हम लोग कहते हैं गोलमेज सम्मेलन। समझे? समझदार है आप लोग, तो उनको मालूम ही नहीं था। गोलमेज सम्मेलन के पश्चात सरकारी दमन में वृद्धि हुई, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, गांधी जी सहित प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मजबूत और दृढ़ नेतृत्व के बिना आंदोलन की चमक फीकी पड़ती गई। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को हमेशा जेल में डाल दिया जाता। गांधी जी को क्या किया गया? जेल में डाल दिया गया। अब बिना कोई हेड के आंदोलन का नेतृत्व कोई अगर नहीं कर रहा है तो आपको आंदोलन सक्सेसफुल सही माना होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता है। उसको गाइडलाइंस के लिए जरूरत है, नहीं तो वो उग्र हो जाएगा। 1934 ईस्वी में कांग्रेस ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। कांग्रेस क्या किया? वापस ले लिया। गांधी जी को जेल में डाल दिया, तब आंदोलन का नेतृत्व करेगा कौन? कोई नहीं था, तो वापस ले लिया गया। कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी जी जेल में चल गए तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? महत्वपूर्ण जितना भी नेता था सबको जेल में डाल दिया गया, तो उसका नेतृत्व करने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए उसको क्या किया गया? इसको खत्म कर दिया गया, है ना, वापस ले लिया गया आंदोलन को। थोड़ा सा नोट पॉइंट में याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में अहिंसात्मक संकल्प के कारण उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्यों कहते हैं? जो अब खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो थे, ये गांधी जी के बातों पर विश्वास करते थे। ये कहते थे कि अहिंसा करना है, हिंसा नहीं। मार काट में कुछ नहीं रखा है, जो गांधी जी का तो वो बिल्कुल सही है। इसलिए गांधी जी को फ्रंटियर गांधी जी के नाम से जाना गया। सॉरी, खान अब्दुल गफ्फार जी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार। इसको
आय, हाँ समझ गया, समझदार हो एक बार। देखिए गोलमेज सम्मेलन, ओहो, गोलमेज सम्मेलन, ये तो चौरा में सम्मेलन हो गया ना, गोलमेज चलिए गोलमेज सम्मेलन देखिए, भारतीयों के साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत करने व विचार विमर्श करने के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। 30, 31, 32 कितने गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे? गोलमेज सम्मेलन इसलिए बुलाया गया था कि उनसे बातचीत किया जाए, विचार विमर्श किया जाए, इसलिए बुलाया गया था, इसलिए बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था गोलमेज सम्मेलन को? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। कब? 1930 में, ठीक है। नवंबर 1930 से प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया था। कहां बुलाया गया था जी? लंदन में। कहां है लंदन? कहां है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड की राजधानी क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भी लंदन एक थी, इंग्लैंड क्या है? ये कंट्री का रूप है, लेकिन इंग्लैंड बहुत फेमस है, इसलिए हम लोग उसको कह देते हैं इंग्लैंड, ब्रिटिश कह देते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ये सब है। खैर छोड़िए, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1930 में, नवंबर 1930 में। कहां? भारतीयों को कहां जाना था? लंदन। इस सम्मेलन में साइमन कमीशन द्वारा सुझाए गए सुधारों पर चर्चा की जानी थी। प्रथम गोल में जो समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था 1930 में, नवंबर 1930 में लंदन में बुलाया गया था। और इसमें जो साइमन कमीशन का जो सुझाव जो दिया गया था, एडवाइस जो दिया गया था, उसमें कुछ सुधार किए जाने थी और उसमें चर्चा किया जाता था। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया, बोला हम नहीं आएंगे, जाओ। कांग्रेस इसका बहिष्कार कर दिया। केवल मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और भारतीय रजवाड़ों के प्रतिनिधि ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस भाग नहीं लिया था, क्योंकि कांग्रेस क्या था उस समय, बड़ा एक संगठन के रूप में कार्य कर रहा था, इसलिए इसको भाग लेना जरूरी था। अब आगे भाग नहीं लिया तो इसका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया तो क्या हो गया? खत्म हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? सफल रहेगा, ये सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। और उस समय एक बहुत बड़ा संगठन के रूप में ये काम कर, बाकी इस गोलमेज सम्मेलन में गया था, मुस्लिम लीग गया था, हिंदू महासभा गया था, भारतीय जो राजा महाराजा के प्रतिनिधित्व तो वो सब गए थे, एक एक राजा महाराजा सब भेजे थे, लेकिन ये कांग्रेस इसमें नहीं गया, इसलिए सक्सेसफुल होगा? खत्म हो गया। कांग्रेस ने इसमें भागीदारी नहीं हुआ, यानी ये क्या था? असफल हो गया। देखिए यहां लिखा हुआ, यह सम्मेलन असफल रहा क्योंकि कांग्रेस की भागीदारी के बगैर कोई भी निर्णय अथवा संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। अभी आपको बताएं, उस समय की बहुत बड़ी संगठन के रूप में थी, इस कारण से इसको जाना जरूरी था, लेकिन ये गए नहीं किया। इसके बिना परमिशन के ये नहीं हो सकता था, इसलिए असफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था आपको कब हुआ था? तो 1931 में हुआ। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। सितंबर 1931 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी गए थे, दूसरा में गए थे। गांधी इरविन समझौता के पश्चात उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अन्य समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि को भी इसमें भेजा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सेकंड। किसमें भाग लिए थे? सेकंड वाले में। गांधी इरविन समझौता हुआ था आपको 1931 में, आपको बताया भी थे हम। गांधी इरविन समझौता हो गया। इरविन आदमी का नाम है और गांधी जी तो जानबे कर, दोनों में बीच समझौता हुआ है ना, समझौता हुआ, और इस कारण से क्या हुए, ये भाग लिए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या किए थे?
इन्होंने भाग लिए थे। ऊपर है क्या? यही है क्या? देखो तो है। सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, केवल गांधी जी ही संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सरकार ने गांधी जी की मांगी को पूर्णतः नकार दिया। गांधी जी बोले कि भाई हमारी मांग को रखी जाए। पहला क्वेश्चन, क्या प्रथम गोलमेज सम्मेलन सक्सेसफुल था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? सितंबर 1931 में। इसमें भाग कौन लिए थे? गांधी जी। क्या गांधी जी की बातों को इसमें रखा गया था? नहीं। गांधी जी की बात को सुना गया था? नहीं सुना गया था। तो क्या यह सक्सेसफुल होगा? गांधी जी उठ के चले, बोले कि नहीं रहेंगे, जाइए। सम्मेलन असफल हो गया। गांधी जी ने भारत वापस पुनः आकर आंदोलन करना आरंभ कर दिया। गांधी जी उठ के चल दिए, बोले कि नहीं रखेगा तो ठीक है, हम जा रहे हैं, निकल गए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन सक्सेसफुल नहीं था, सेकंड भी नहीं था। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय। किसमें पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? तृतीय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ जी? 1932 में। तीसरा गोलमेज और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ। पहला नवंबर में हुआ था 1930 में, दूसरा सितंबर 1931 में, और तीसरा 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और इसका आयोजन किया गया था। केवल इसमें 46 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसमें कोई भी प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ नहीं थे। ब्रिटेन के लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस सम्मेलन में आने से इनकार कर दिया। इसमें कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं थे। इसमें तीसरे वाले में 17 नवंबर 1932 को थर्ड वाला हुआ। इसमें कोई भी बड़े बड़े राजनेता नहीं थे। इसमें कांग्रेस भी आने से मना कर दिया, और जो ब्रिटेन का लेबर पार्टी था वो भी आने से इसमें क्या कर दिया? इनकार कर दिया। क्या कर दिया गया? इनकार कर दिया। इस सम्मेलन ने एक कॉलेज विद्यार्थी चौधरी रहमत ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कर दिया। इस सम्मेलन में क्या करिए? कॉलेज का था, कॉलेज का एक विद्यार्थी था, कॉलेज का एक विद्यार्थी था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। इस सम्मेलन में पाकिस्तान शब्द दे दिया, प्रयोग कर दिया। यही सबसे पहले थर्ड गोलमेज सम्मेलन में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। नींद आ रहा है? टंकी में डुबा देंगे। टंकी अभी का ठंडा है, मार देगा ठंडा। कितनों अंडा खाएगा, कुछ नहीं। नींद आ रहा, हत्या कर देंगे, हत्या। हाँ चलिए, समझे? आपको नींद आ रहा है? फिल्म देखेगा इस पे? अब नींद नहीं आएगा। इस सम्मेलन में एक कॉलेज विद्यार्थी चौधरी रहमत ने क्या किए थे? चौधरी रहमत अली जो था, इस सम्मेलन में क्या कर दिया? पाकिस्तान शब्द दे दिया, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कर दिया। इन नामों का प्रयोग विभाजित भारत में एक भाग के लिए किया गया। पंजाब से पी, देखिए, पंजाब से पी, अफगानिस्तान राज्य ए, कश्मीर से के, और सिंध से एस, और TAN से बलूचिस्तान, ये सब की मांग कर दिया। अलग बनाने की बात कर दिया। इस सबको क्या कर दिया? अलग बनाने की मांग कर दिया। इसको बोला कि अब क्या किया जाए? अलग बना दिया जाए। अतः तीसरी गोलमेज सम्मेलन भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। सितंबर 1931 ईस्वी से मार्च 1933 ईस्वी तक सैमुअल हॉर्ड लिखा हुआ है, देखो तो क्या लिखा हुआ? हॉरेन के नेतृत्व में सम्मेलन को पारित सभी सुधारों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया। भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 को अब ला दिया गया। जो बात कहा गया था इस सम्मेलन में ना, विभाजित का ये सब बात, ये सब 1935 में क्या किया गया?
ला दिया गया। उसके बाद क्या है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। 1931 में गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता के अंतर्गत सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई। गांधी इरविन समझौता, गांधी जी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। इरविन वायसराय था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी इरविन समझौते में, गांधी इरविन समझौते के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इन दोनों के बीच समझौता हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच क्या हुआ? समझौता हुआ। बात को रखा गया, इसमें कहा गया कि जितने भी राजनीतिक बंदी हैं, कैदी हैं, अपराधी हैं, उसको रिहा कर दिया जाए। इसमें क्या कहा गया कि जितने भी राजनीतिक कैदियां हैं ना, जो अपराधी हैं, उन सबको जेल से छोड़ दिया जाए। उस समय भगत सिंह भी जेल में ही थे, लेकिन इनका मामला जो था वो अपराधी राजनीतिक कैदियों में इनका मामला नहीं शामिल था, इसलिए उनको रिहा नहीं किया गया और उनको फांसी दे दिया गया था, है ना। यहां क्या था, देखिए यहां पे देखिए, राजनीतिक कैदी बंदियों को रिहा करने की सहमत हो गई। केवल उन्हीं बंदियों को रिहा नहीं किया गया जिन पर हिंसा फैलाने का आरोप था। और भगत सिंह पर हिंसा फैलाने का आरोप था कि नहीं? भगत सिंह पर हिंसा फैलाने का आरोप था, क्योंकि वो असेंबली में क्या किए थे? बम फेंके थे। और यहां पर दोनों में समझौता क्या हुआ कि गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ था कि जितने भी राजनीतिक जो आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जो जेल में डाला गया, उन सभी को छोड़ दिया जाए। जबकि हिंसा जो मार काट कर रहे थे, उनके ऊपर जो था उसको रिहा करने की बात था? नहीं था। बदले में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए सहमत हो। गांधी इरविन समझौता में कहा गया कि जितने भी राजनीतिक कैदी हैं भारत को, सबको रिहा कर दिया जाए, लेकिन जो आरोपी हैं उसको रिहा करने की बात इसमें नहीं कहा गया था। और बदले में भारत क्या देगा जी? तो भारत यानी कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी, बंद कर देगी। ये बात दोनों में चला था। इस कारण से भगत सिंह को छोड़ा गया था, फांसी दे दिया गया था। ऐसा नहीं कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? बोलिए। साथ ही कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में भी सहमति हो। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहमति लिए थे ना, भाग हुआ था। भाग मतलब सहमति हो गए थे। गांधी इरविन समझौता जब हो गया तो सहमति हो गया कि भाई ठीक है, तब गांधी जी आपको गए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? सेकंड, सही है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक? तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, याद रहेगा? और कहिएगा, ठीक है, चलिए।